हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टर्म पे हम लोग स्टडी कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखने वाले हैं। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसके पावर का सम रेट लॉ होता था। यानी कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n, sum of the power of the concentration term appearing into the rate law is called order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ए रिएक्शन इज said to be second order if its rate is proportional to the second power of the concentration term. Concentration term of reactant, क्या concentration of reactant। ओके, किसी रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन हो, मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, लेट अ रिएक्शन मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है 2A, या तुम ऐसे कर लो A प्लस बी और यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि dx बाई dt इक्वल टू ka टू द पावर 2, ka टू द पावर 1 और b टू द पावर 1। अब यहाँ पे इसके पावर का सम 1 प्लस 1, ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि दूसरे तरीके से कह सकते हो कि सेकेंड पावर के ऊपर डिपेंड करे। इस तरीके से मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ 2A एंड यहाँ पे बना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू ka टू द पावर 2। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ है। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले एंड फिर से इसको फॉर्मुलेट करेंगे। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो यहाँ पे देखोगे कि रिएक्टेंट dx बाई dt, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड के और HI पे पावर 2 होगा। एक और देख सकते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हालांकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होगा वो मैं आप लोग को एक बार बता चुका हूं फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ हाइड्रोलिसिस
of ester in alkali medium. ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस किए थे एस्टर का, वह एसिडिक मीडियम में किए थे। अगर एसिडिक मीडियम में करोगे, वाटर लेना पड़ेगा, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम था इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे CH3 COOH है, CH3 COO C2H5 है, ओके, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करा दे रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो CH3 COO और यहाँ पे बन जाएगा Na और प्लस C2H5OH, ओके। अगर एल्कली मीडियम में करवाओगे तो उसका भी कंसीडर करना पड़ेगा कंसंट्रेशन को, उसके भी कंसंट्रेशन को कंसीडर करोगे, यानी कि dx/dt जो होगा वह K CH3 COO C2H5 एंड ये हो जाएगा NaOH, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N= जो होगा वो 2 होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आप लोग को इसके पहले ही बता चुका हूं कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर है और उसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर रहे हो तो ऐसे में CH3COO H प्लस C2H5OH जो बनेगा, ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में किया गया है। और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसे मैं आप लोग को याद करा दूं, इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते थे। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर एसिडिक मीडियम कराया जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेसिक मीडियम में कराया जाएगा रिएक्शन को तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 into NO and O2। NO2 का डिकम्पोजिशन करवाओगे तो ये भी जो होगा वह क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसके लिए dx/dt अगर लिखूंगा तो लिखूंगा K और NO पे पावर NO2 पे पावर 2, ठीक। कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ओजोन का कन्वर्जन ऑक्सीजन में करवा रहे हो तो ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। एक और एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। फ्लोरीन मोनोऑक्साइड
जैसे 2Cl2O है और 2Cl2 प्लस O2, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए अगर रेट लिखूंगा तो ये लिखूंगा। ओके, तो आप लोगों ने ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली है क्या। आइए अब हम लोग जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रल फॉर्म बताने के लिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आप लोग को। मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी और यहां से बना प्रोडक्ट। इनिशियली अगर टाइम जब t इक्वल टू 0 हो तो मान लो कि इसका कंसंट्रेशन जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो कंसंट्रेशन इसका a मान लिया जाए और इसका कंसंट्रेशन मैं b मान ले रहा हूं, ऐसा कुछ, और ये 0 होगा। लेकिन एट ए टाइम t a में से कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगा, b में से भी कुछ अमाउंट, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट एट ए टाइम t। अब यहां से अगर रेट लिखना चाहूं तो dx बाई डी टी इक्वल टू k a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब मैं आप लोग को इसका इंटीग्रेशन करूंगा और फिलहाल दो इसका केस ले लूंगा, दो केस लेके इसको समझा रहा हूं। पहले फर्स्ट केस होगा कि केस वन, इफ a माइनस बी चाहे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स दोनों सेम है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों से केवल और केवल इसी टॉपिक यही वाला केस से क्वेश्चन बनता है। इसमें जो दूसरा केस है उससे कम क्वेश्चन जो होता है कम बनता है या नहीं के बराबर बनता है। दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाएगा फर्स्ट केस तो हमारे पास dx बाई dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा k और a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स की जगह पे b माइनस एक्स की जगह पे भी a माइनस एक्स रख देंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए dx बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k डी टी। ओके, इसका कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कुछ इस तरीके से करूंगा, इंटीग्रल का साइन लगा दूंगा। ओके, इंटीग्रल का ये साइन लग गया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन करना समझ में आ रहा होगा। आप लोग जानते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूं जैसे कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर दिया गया हो dx
तो ये हो जाएगा x⁻² dx, और यहाँ पे -2 और x⁻, ये हो जाएगा x⁻² + 1/-2 + 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 + 1 1/-x, ये हो जाएगा। तो ये अगर मान लो कि इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप इसको y मान के इसको कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो खैर इससे मेरा मतलब नहीं है, अभी आप देख लीजिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद से। अब अगर मुझे c की वैल्यू निकालना है तो क्या कर दूंगा, c इक्वल टू, ये c इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लो। इनिशियली अगर t इक्वल टू 0 हो, इफ t इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पे c की जगह पे 1/a पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1a - x इक्वल टू at + 1/a, या at इक्वल टू 1/a - x प्लस माइनस 1/a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा k इक्वल टू 1/t और x/a - x, x/a - x। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर का जो आया इक्वेशन, ये इतना है। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो केस मैंने ले लिया, फर्स्ट केस। अभी मैं आप लोग को एक सेकेंड केस लेके समझा रहा हूँ। सेकेंड केस को भी जल्दी से कर लेते हैं। अगर मान लो कि ऐसा होता केस 2 कि इफ a - x नॉट इक्वल टू b - x, a - x b - x के इक्वल नहीं हो, तो फिर हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx/dt इक्वल टू k a - x एंड b - x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t a - b इंटू लॉग b/a। और a - x डिवाइडेड बाई b - x। ओके, ये हो गया। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिर से इससे भी उतना क्वेश्चन ये सब नहीं पूछा जाता है, यही बस आपके लिए जो है वो यूजफुल फॉर्मूला है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग जो है वो सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड भी देख लेंगे। हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालोगे? हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ। यहाँ पे एक काम करिए आप कि जो दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले में, टी को जो है वो टी हाफ से रिप्लेस कर दो। इस फॉर्मूले में टी को टी हाफ से रिप्लेस कर दीजिए, तो
a माइनस एक्स को a/2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा k 1/t हाफ इंटू a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x इक्वल टू a/2। यहाँ पे x इक्वल टू, x की जगह पे a/2 रखेंगे, a/2 a/2 ये कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 2 नहीं 1/a इंटू t हाफ। और ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया t हाफ। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं। ओके चलिए, तो आई होप क्लियर हुआ होगा टी हाफ में रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यूनिट भी चलो देख ही लेते हैं। यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। के के लिए यूनिट जो होगा वह मोल पर लीटर का इनवर्स, यहाँ से आप कर सकते हो इसका यूनिट, और सेकेंड इनवर्स, या ये कह दो कि लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका। ओके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अभी हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला ग्राफ जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूं वो होगा 1/a माइनस एक्स वर्सेज t। a माइनस एक्स इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आया था उसमें मैं क्या कर ले रहा हूं, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले रहा हूं। ओके यहाँ पे t है और यहाँ पे 1/a माइनस एक्स है। वन माइनस एक्स। ओके इस तरीके से ग्राफ आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन लिया था वो क्या लिया था, k इक्वल टू 1/t इंटू a और x बाई a माइनस एक्स। ठीक, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ ये k इंटू टी और 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। या ये वही a माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा के टी एंड प्लस 1/a। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी वो होगा x, ये होगा y एक्सिस पे ले लिया हो इसको, तो ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ओके तो कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ओके एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो होगा
टी हाफ वर्सेज 1/a, टी हाफ वर्सेज 1/a। तो देखिए जब भी ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें रिलेशन क्या होता है। मैंने अभी अभी टी हाफ और के में रिलेशन बताया, ये वाला के में रिलेशन। तो यहाँ पे अगर 1/a रख ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टी हाफ ले रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, यहाँ से देखो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और यहाँ पे जो है 1/k जो है वो स्लोप है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन होगा जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, और इसका स्लोप जो होगा 1/k के बराबर होगा। ओके, एक और ग्राफ देख लो, टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन। टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, टी हाफ और कंसंट्रेशन में यहाँ पे है टी हाफ और यहाँ पे है कंसंट्रेशन। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ देखिए रिलेशन क्या है, 1/t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, इसी केसन से, यानी कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा टी हाफ की वैल्यू घटेगी। ओके, तो ये आप लोगों ने रिलेशन देखा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, सेकेंड ऑर्डर के ऊपर। ओके, क्वेश्चन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग second order reaction having same concentration of both reagent, same concentration of both reagent if